स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं आरओ 2017 प्रीलिम्स जीएस पेपर। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में आचार्य दिए हैं और सूची 2 में सिद्धांत दिए हैं और कूट के अनुसार आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट मतलब यहाँ पे ABCD लिखा, नीचे इनके सामने वाली संख्या लिखी है जो आपको मिलान करना है, उसके बाद उसके आधार पर उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले देखते हैं लकुलिश आजीवक संप्रदाय सिद्धांत के प्रतिपादक थे, शून्यवाद के या पाशुपत के या जैन के। तो आपको पता होना चाहिए कि लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक और पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दूसरा नंबर आता है नागार्जुन। देखते हैं, नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित थे। भद्रबाहु जैन संप्रदाय के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। गोसाल आजीवक संप्रदाय के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इस आधार पर अगर आप उत्तर देखेंगे तो ए के सामने पाशुपत यानी 3 आएगा, बी के सामने आपका बी शून्यवाद आ रहा है यानी 2 ही आ जाएगा सीधे सीधे, और सी यानी भद्रबाहु के सामने जैन आ रहा है, सी के सामने 4 लाएंगे और डी के सामने 1 आ रहा है गोसाल आजीवक संप्रदाय। ये आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा क्योंकि अलग अलग भी प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा। लकुलिश पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गोसाल आजीवक संप्रदाय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो 3, 2, 4, 1 जहां पे होगा वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3, 3 2 बार दिया है और बी में 2 केवल बी ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप अलग अलग भी याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? सबसे पहले आपको बता देते हैं, बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो ऑप्शन बी है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। अच्छा, त्रिरत्न जो होता है वो जैन धर्म में भी होता है। जैन धर्म में कौन सा त्रिरत्न है? तो इसको भी आप याद कर लेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सबके सामने आप सम्यक लगा लेंगे। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहाँ पे त्रिपिटक लिखा है, जरा सा थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या है? इसमें सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक आते हैं। अगर आपसे पूछता है अधिधम्म पिटक, अगर आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक हैं। जबकि बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो यहाँ पे अगर जैन धर्म दिया होता तो ये आंसर लगता, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सीधे बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म का बुद्ध, धम्म और संघ है। ये आपको आंसर लगाना है, तो इस हिसाब से आंसर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये चीज आपको ध्यान रखना है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए जब सुमेलित करने को आए। तो यहाँ पे नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गौतमी पुत्र से, बिल्कुल सही है। हाथी गुंफा खारवेल से संबंधित है, सही है। भीतरी अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है बल्कि स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो यही गलत है। आपका आंसर सी हो जाएगा। जबकि गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, तो यही आपको आंसर लगा देना है, सीधे सीधे सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 4 नाम दिए हैं, गोपाल, देवपाल, महीपाल और धनपाल। सबसे पहले बता दें, ये सभी जो राजा हैं वो पाल वंश के हैं। पाल वंश जो है बंगाल का वंश है। बंगाल 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल था उनको गौड़ और पूर्वी बंगाल जो था उनको बंग कहा जाता था उस समय। यहां पर एक राजा, गौड़ वंशी राजा थे, उनका नाम था शशांक। उनकी मृत्यु के बाद एक गोपाल नामक, शशांक नाम था, गोपाल नाम के व्यक्ति को वहां का शासक बना दिया गया और गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। गोपाल का जो शासन काल था वो 750 से 770 ईस्वी तक था और धर्मपाल का जो शासन काल था वो 770 से लेकर 810
ईस्वी तक था। तो धर्मपाल ने ही क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। एक कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था जिसमें धर्मपाल ने भाग लिया था और कन्नौज को जीता था। उसके बाद इसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली थी, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली थी, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी एक उपाधि और थी, वो भी ध्यान रखिएगा, परम सौगात, धर्मपाल की परम सौगात भी धर्मपाल की उपाधि थी। ठीक है, तो ये सब पाल वंश के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है, तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। यहां पे पूछा निम्नलिखित शासकों को का नाम जो है सही कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आरओ की परीक्षा में कालक्रम बहुत पूछता है, तो यहाँ पे भी देखिए पूछा है कूट के अनुसार क्या करना है, आपको सही काल क्रम बताना है कि कब कौन सा शासक आया। जितने भी शासक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब शासक जो हैं वो चंदेल वंश से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, चंदेल वंश से संबंधित है। यहाँ पे आप इनको कह सकते हैं जेजाग भुक्ति के चंदेल। जेजाग भुक्ति जो स्थान था आज के बुंदेलखंड में स्थित, आज का बुंदेलखंड आप उसको कह सकते हैं। जो चंदेल वंशी राजा थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। नन्नुक नामक व्यक्ति ने क्या की थी, चंदेल वंश की स्थापना की थी। इसने 831 से लेकर 845 ईस्वी तक शासन किया था। नन्नुक नामक व्यक्ति ने चंदेल वंश। आज के जमाने में अगर हम समझना चाहें तो बुंदेलखंड जो एरिया है मध्य प्रदेश यूपी मिलाकर, तो बुंदेलखंड में चंदेल शासक रहते थे। ठीक है, ये क्या थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं विद्याधर की बात की जाए तो 1019 से लेकर 1029 तक शासन किया है। 1019 से लेकर 1029 तक शासन किया है। उसके बाद दूसरा नाम आता है धंग का। धंग ने 950 से 1002 ईस्वी तक शासन किया है। उसके बाद यशोवर्मा का नाम आ रहा है। यशोवर्मा 930 से लेकर 950 ईस्वी तक शासन किया है। उसके बाद कीर्ति वर्मा का नाम आ रहा है। 1060 से लेकर 1100 ईस्वी तक शासन किया है कीर्ति वर्मा ने। अब आपको क्या करना है, कालक्रम के अनुसार बनाना है। तो सबसे पहले यशोवर्मा का नाम आएगा यानी 3 आएगा। उसके बाद धंग आपको दिख रहे हैं तो 2 आ जाएगा। उसके बाद विद्याधर आ जाएंगे। उसके बाद कीर्ति वर्मा आ जाएंगे, यानी 3 2 1 4 जहां पे आपको दिया हो वही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके सामने दिख रहा है और यही आंसर आपका हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बारह थी? सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे ये भी कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिए थे। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक माना जाता है, हरिश्चंद्र को, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को मानते हैं। किसको? नागभट्ट फर्स्ट को इसका वास्तविक संस्थापक। हालांकि हरिश्चंद्र ने स्थापना की, लेकिन नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में ही मिहिर भोज नाम का एक व्यक्ति हुआ जो बहुत ही महान प्रतापी शासक हुआ। इसी ने आदि बाराह की उपाधि ली थी। किसकी? आदि बाराह की उपाधि ली थी। एक और जानकारी आपको यहीं दे देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के समय में यानी मिहिर भोज के समय में एक अरब यात्री आया था, उसका नाम था सुलेमान। बड़ा फेमस आदमी है, कभी कभी सिंगल भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। अरब यात्री सुलेमान कब आया था? मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक था। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना किसने करी? हरिश्चंद्र ने करी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? नागभट्ट प्रथम को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फिर से देखिए कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। कालक्रम फिर से पूछ रहा है। मैंने कहा पहले भी प्रीलिम्स का पेपर है, कालक्रम बहुत पूछता है। 2017 का है, मतलब हाल का ही ये पेपर है, बहुत पुराना नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का जो स्थानांतरण किया गया था वो 2327 में किया था। यानी कालक्रम जब पूछता है इसका मतलब आपको डेट एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अफगान षड्यंत्र कब हुआ था? 1325 के आसपास हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी वो 1296 में हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पता ही है 1192। जो आपको पता हो लिख लीजिए, उस हिसाब से आप लगा लीजिए। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा क्योंकि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो तराइन का युद्ध पहले हो गया, उसके बाद 1296 जलालुद्दीन की हत्या हो गई, उसके बाद अफगान षड्यंत्र हो गया, उसके बाद क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हो गया। यानी 4321 जहां पे दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 4321 ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है और आपका आंसर ए हो जाएगा। इस हिसाब से आप लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम आपको एकदम याद होने चाहिए, उसमें कोई झंझट नहीं होनी चाहिए, एकदम इतना याद होना चाहिए कि देखते ही आप आंसर लगा। फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूची 1 में स्थान दिया है, यहाँ उनके राजा का नाम दिया है रणथंभौर। रणथंभौर में
किसका शासनकाल अगर आप इनमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, चित्तौड़ पर। चित्तौड़ में किसका शासन था, चित्तौड़ में आपको देखना है राणा रतन सिंह का शासन था, जो आपको नॉर्मली याद होगा। चित्तौड़ में किसका शासन था, राणा रतन सिंह का। रणथंभौर में किसका था, हमीर देव का। ठीक, यहां पे हमीर देव। देवगिरी में राजा रामचंद्र राय। देवगिरी में कौन, राजा रामचंद्र राय। उसके बाद लास्ट बच रहा है तो कर्णदेव। इस हिसाब से अगर आप मिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले ए के सामने आपको क्या लगाना है, रणथंभौर में हमीर देव, यानी ए के सामने आपको 3 लगाना है। बी के सामने चित्तौड़ में क्या लगाना है, 4 यानी राणा रतन सिंह। सी में आपको लगाना है 2 यानी रामचंद्र राय। और डी गुजरात का शासक कौन था, कर्णदेव, यानी डी का 1 लगाना है। तो 3 4 2 1 जहां पे होगा 3 3 3 3, यहाँ पे 3 4 2 1 आंसर है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। कालक्रम और सूची से बहुत प्रश्न आए थे 2017 में, तो ध्यान से पढ़िएगा। पूछा है इसमें निम्नलिखित युग्म को सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो इसको देखिए, यहाँ पे यात्री दिया है, यहाँ पे उनका गृह देश दिया है जहां से वो आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली से आया था, सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की, यही गलत है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक जो था वो ईरान का यात्री था, ईरान से आया था, उसका गृह देश ईरान था। नूनी जो है पुर्तगाली था, तो बिल्कुल सही है। आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, अब्दुल रज्जाक ईरान। आप याद कर लीजिएगा, बाकी इन सबको भी याद कर लीजिए, इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, नूनी पुर्तगाल। अगला आता है, किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो मुगल शासक थे उनमें सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। पृथक कृषि विभाग की स्थापना की स्थापना की थी, जिसका नाम रखा था दीवाने अमीर कोही, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर पहले तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अच्छा, पृथक कृषि विभाग की स्थापना करने का उसका मेन कारण था कि कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता दी जा सके। कैसी, डायरेक्ट सहायता दी जा सके, डायरेक्ट उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, इसलिए उसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसके उपलक्ष्य में इसने एक सांकेतिक मुद्रा को भी चलवाया था और दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का एक नाम उलूग खां भी है, यह भी कई बार पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उलूग खां है। जितने भी मध्यकालीन सुल्तान हुए उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे शिक्षित और योग्य मानते हैं इतिहासकार। ठीक है, जितने भी मध्यकालीन सुल्तान हुए उनमें मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे शिक्षित और विद्वान मानते हैं इतिहासकार। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है, तो आपको सीधे आंसर बता देते हैं, नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। फरीदुद्दीन का नाम बाबा फरीद था। बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गज ए शंकर बोलते थे, फरीदुद्दीन गज ए शंकर के नाम से जानते थे। और निजामुद्दीन औलिया जो थे उनको महबूब ए इलाही के नाम से जानते थे, महबूब ए इलाही के नाम से जानते थे। तो आपका आंसर पूछा है चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता था, तो आपको नसरुद्दीन आंसर लगा देना है और बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, एक चीज बता दे रहे हैं, इस पेपर का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। आपको आंसर बता देते हैं, बाबर ने चलाया था, जो मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने पानीपत विजय की खुशी में शाहरुख नामक एक चांदी का सिक्का चलाया था। हालांकि जब ये प्रश्न पूछा गया था, आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, डिलीट कर दिया था, प्रश्न को यहां से हटा दिया था। कहा जाता है कि जब पानीपत विजय करके बाबर आया था, उसके बाद शाहरुख नामक चांदी का सिक्का अपने सैनिकों को भेंट किया था। प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं, फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है। सुमेलित करने वाला प्रश्न आपको बड़े ध्यान से सुमेलित करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अहोम विद्रोह, अब इसमें जो आपको सबसे पहले मालूम हो वो आप सबसे पहले लगाया करिए, आपका आंसर सबसे पहले वही लगना चाहिए। जैसे संथाल विद्रोह सबको लगभग पता होता है कि 1855-56 के आसपास हुआ, यानी सी का 1 आपके पास हो जा रहा है सीधे सीधे। तो C1 अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले C1 दिख जा रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है, तो ए ही आंसर हो जाएगा। लेकिन आजकल आयोग ऐसा नहीं करता है, ए चारों जगह दे देगा।
इसलिए आगे भी देख लेते हैं, हम लोग मिला लेते हैं। तो आंसर आपको पता चल गया कि अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, फिर कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831-32 में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। बहरहाल आप एक से भी आंसर निकाल सकते हैं, जो आपको सबसे लगे कि कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये मालूम है, उस आधार पर उत्तर लगा लीजिए। अगला प्रश्न पूछा है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? आपको बता देते हैं, इनमें जितने लोग हैं उनमें अनुग्रह नारायण नाम का कोई व्यक्ति चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था, बल्कि एक और नाम मिलता है हरिहर प्रसाद नारायण, इसमें शामिल थे। बाकी एफजी स्लाई थे, डीजे रीड थे, महात्मा गांधी थे, हरिहर प्रसाद नारायण थे, एक दो और व्यक्ति थे। अगला पूछ रहा है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव जो है पंजाब में भगत जवाहर मल ने 1840 में डाली। भगत जवाहर मल 1840 में। सबसे पहले यह धार्मिक विद्रोह था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। भगत जवाहर मल को एक और नाम से जानते हैं, सियान साहब के नाम से भी जानते हैं, बड़ा फेमस नाम है, इसलिए इनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो कूका आंदोलन कहां पे? पंजाब में इसकी नींव पड़ी थी। पहले सबसे पहले धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन बन गया। भगत जवाहर मल ने 1840 में इसकी नींव डाली थी और सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध थे भगत जवाहर मल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान से देना है। इसमें देखिए, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, तो लिटन तो स्थानीय स्वशासन का जनक था नहीं, रिपन होता तो उत्तर सही होता, तो सबसे पहले आपका आंसर यही हो जाएगा। बाकी सहायक संधि बेलेजली सही है, राज्य अपहरणी डलहौजी सही है, 48 से 56 तक डलहौजी रहा था। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है, 86 से 93 तक रहा था ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला, फिर से घटनाओं पर विचार करना है, फिर से डेट आ गई, आपको डेट याद करना पड़ेगा। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको मालूम होना चाहिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद पूछ रहा है, सांप्रदायिक पंचायत निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 16 अगस्त 1932। आपको डेट तो याद करनी ही पड़ेगी, किसी भी हाल में याद होनी ही चाहिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच चला था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट लिखा हुआ है, 28 अगस्त 1928 को नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, 28 अगस्त 1928। अब आपको कालक्रम लगाने में सबसे सरल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको नेहरू रिपोर्ट दिख रहा है, 1928 है तो 4 लगा लेंगे। उसके बाद 5 मार्च और 7 सितंबर दिसंबर चल रहा है, तो सबसे पहले गांधी इरविन आप लगा लेंगे, क्योंकि 5 मार्च है वो, बाद में सितंबर आ रहा है। तो उसके बाद आप लगा लें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर बचा क्या? सांप्रदायिक पंचायत। तो 4132 जहां पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यही 4th नंबर पे आपको दिख रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सीआर दास थे। सीआर दास को चितरंजन दास जिसको बोलते हैं, चितरंजन दास। देशबंधु के नाम से विख्यात हैं ये, देशबंधु उपनाम से काफी विख्यात है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। ऑपरेशन रूबिकान था, कूट शब्द था, ऑपरेशन रूबिकान कूट शब्द था, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? हालांकि ऑपरेशन रूबिकान जो शब्द था वो बनाया गया था, प्रयोग में लाया नहीं जा सका, लेकिन क्या था? जेल में गांधी के आमरण अनशन। सबसे पहले आपको बता देते हैं, यही आंसर भी है, आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ऑपरेशन रूबिकान जो शब्द है, इसका चुनाव लॉर्ड लिथगो ने किया था, जब गांधी जी ने आगा खा पैलेस में आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन के दौरान उनकी तबीयत खराब होने लगी और उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु ऑपरेशन रूबिकान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जेल में गांधी के आमरण अनशन के दौरान ऑपरेशन रूबिकान संबंधित उससे था, लिथगो के समय में। अगला प्रश्न देखिए, समाचार पत्र सूची 1-2 को सुमेलित करना है। समाचार पत्र दिया है और इधर नाम दिया है किसने समाचार पत्र निकाला है। समाचार दर्पण, ये आप तो जानते ही हैं, जेसी मार्समैन का समाचार पत्र रहा है, तो एक के सामने आपको 4 लगाना है। अब यहां देखेंगे तो एक के सामने देखिए 2-2 4 हैं। अब बी देखते हैं, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार कौन है? मिरातुल अखबार के लिए राजा राम मोहन राय यानी B1।
B1। अब B का 1 देखिए कहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा जहां तक निकलेगा। उसके बाद केसरी, केसरी कौन है? BG तिलक, तो C का 2 हो जाएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यानी D का 3 हो जाएगा। तो 4123 आपका ये आंसर डी ऑप्शन आंसर सही। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं है दोबारा बार बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? आपको बता देते हैं सभी व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़े थे, सभी मानक बुकों में सभी का नाम दिया है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर डी मेजर करतार सिंह माना था उस समय। तो आप चाहे आयोग के साथ जाइएगा, बाकी ऐसा प्रश्न आता है तो चारों ऑप्शन कोई नहीं ऐसा है जो आप लगा सकते हैं। सभी लोग क्या थे? आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, कोई ऐसा नहीं था जो जुड़ा नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर फिर से आपको विचार करना है। मैंने जो आपको ई बुक अपनी दी है, मॉडर्न हिस्ट्री की ई बुक जो दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक है। अगर आप उसको सही से पढ़ लेंगे तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके मन में। पूछा है अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। तो सांप्रदायिक निर्णय तो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं, 16 अगस्त 1932 को हुआ था, तो यहाँ पे सीधे 16 अगस्त 1932 लिख लीजिए। उसके बाद पूछ रहा है पहला, सबसे पहले पे आते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था देखते हैं, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद दूसरा है पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 के आसपास शुरू हुआ था, 1932। अब देखिए यहाँ पे 40 को छोड़कर 40 वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी 1 सबसे लास्ट में चला गया, तो आपका 2 1 दिख रहा है, उत्तर नहीं लग सकता है। उसके बाद पूना समझौता सितंबर में हुआ है, नवंबर में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अगस्त। तो सबसे पहले हम क्या लाते हैं, यहाँ पे अगस्त ला लेंगे, यानी 4 नंबर 16 अगस्त 1932 है। उसके बाद पूना समझौता ला लेते हैं, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी 4321 जहां पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 4231। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आंसर। पृथ्वी का सतह का वह भाग जहां से भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, क्या कहलाता है? एक चीज आपको बता देते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसको कहते हैं फोकस, यानी भूकंप मूल बोलते हैं, फोकस भूकंप मूल बोलते हैं। जहां पर पृथ्वी पे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं इपी सेंटर, इपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है पृथ्वी का वह भाग, तो इपी सेंटर यानी अधिकेंद्र आपका उत्तर हो जाएगा। भूकंप मूल वो होता है जहां से भूकंप की शुरुआत हो रही है। तो आप अगर पूछता कि भूकंप जहां से शुरुआत होता है कंपन, उसको क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। जहां सबसे पहले पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया जाता है उसको इपी सेंटर यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी अधिकेंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, फिर से सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे पहाड़ियां दी हुई हैं, यहाँ पे आपको सामने राज्य दिया हुआ है। गारो पहाड़ी किससे संबंधित है आपको बताना है। तो गारो पहाड़ियां मेघालय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मिरी पहाड़ी, मिरी पहाड़ी में आपको बताना है कि कहां से संबंधित है, तो मिरी पहाड़ियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कोला मलाई आप जानते हैं तमिलनाडु से संबंधित है, डालमा झारखंड से संबंधित है। तो ए के सामने आपको 1 देखना है, बी के सामने 3 देखना है, सी के सामने आपको 2 देखना है और डी के सामने आपको 4 देखना है, यानी 13-24 जहां पे लिखा होगा वही आंसर आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्य पूछ रहा है, संघ शासित इसमें ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे जो राज्यों की संख्या हो जाएगी 9। पहले अगर संघ शासित मिला लेंगे तो पहले 13 होता था, अब 12 हो गया है। हालांकि तटीय राज्यों की संख्या पूछा है केवल, यहाँ तो आपका आंसर हो जाएगा 9। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? आपको सबसे पहले बता देते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी है, उसके बाद गोंड आती है, लेकिन थारू सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 27, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका सबसे पहले आपको बता देते हैं, मृत्तिका जो होती है उसमें रंध्रांश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्रांश यानी स्टोमेटा। जैसे पत्तियों में अगर आप देखेंगे स्टोमेटा यानी छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। वैसे छोटे छोटे मृत्तिका में छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन जो इसमें रंध्रांश पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं?
अगर हम छोटे की बात करें, कितने छोटे, तो 0.002 mm के पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगर यही रंध्रांश बड़े हो जाएं तो जल धारण करने की जो क्षमता होगी क्या हो जाएगी, अगर बड़े हो जाएंगे तो कम हो जाएगी, कारण बड़े रंध्रांश से वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाएगा, जिसके कारण कम। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, बिल्कुल सही है। मृत्तिका में रंध्रांश बड़े आकार के पाए जाते हैं, गलत है। अगर ये सही होता तो ये गलत हो जाता, ये गलत है, सही है, यानी ए सत्य है, आर गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी दी हुई है जिसमें जल धारण करने की क्षमता आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हम बालू सब में दिया हुआ है, तो बालू जो जिसमें सबसे लास्ट में हो, सबसे पहला आंसर वही आपका हो जाएगा। मृत्तिका, गाद और बालू, आपका ए आंसर सही है। सबसे जल धारण करने की जो क्षमता है मृत्तिका में होती है, फिर गाद में होती है, फिर बालू में। बालू में बहुत ही कम जल धारण करने की क्षमता होती है, ये आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न मिलान करना है आपको। सूची 1 में बांध दिया है, सूची 2 में नदी दी हुई है। आपको बताना है जैसे दुलहस्ती जो बांध है या परियोजना है किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है। तो दुलहस्ती जो है वो चिनाव नदी पर है। उसके बाद बात आती है गांधी सागर। गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी या तापी नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पे है, यानी ए के सामने 2B के सामने 1C3D4 21 34 जहां पे उत्तर होगा वहीं पे आपका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिज यहां पे पूछ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे कोयला पूछता तो सीधे सीधे गोंडवाना आप उत्तर लगा देते, लेकिन यहाँ पे धात्विक खनिज पूछ रहा है तो धारवाड़ समूह, यानी आपका उत्तर जो होगा वो धारवाड़ होगा। धारवाड़ में क्या है, धात्विक खनिजों की मात्रा प्रमुख स्रोत है, जबकि कोयला अगर पूछता प्रमुख स्रोत तो गोंडवाना समूह लग जाता। ध्यान रखिएगा, सोना, लोहा, अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज जो है ये सब धातुएं जो है धारवाड़ समूह के चट्टानों में पाई जाती है। अगले प्रश्न करते हैं। चुक्की कामाटा खान चिली निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की कामाटा चिली में है। चिली दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का एक देश है। अच्छा, चिली तांबे के उत्पादन में सर्वाधिक है, मतलब उत्पादन सर्वाधिक करता है, ठीक है, मतलब तांबे का सर्वाधिक उत्पादक देश चिली है। उसके बाद पेरू का नंबर आता है, फिर चीन का नंबर आता है, इस तरह नंबर आता जाता है। हालांकि अभी हम आपको क्रम नहीं बताएंगे, जब नया डेटा आ जाएगा तो बताएंगे। लेकिन चुक्की कामाटा जो खान है वो कहां पे है? चिली में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32, यहाँ पे घास के मैदान मैंने बहुत बार ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया आप लोगों को और देश दिया हुआ है। तो सबसे पहले पुस्टाज है। पुस्टाज कहां पे है? पंपाज है। पंपाज पूछ रहा है कि कहां का घास का मैदान है, तो पंपाज जो है अर्जेंटीना का घास का मैदान है। यहाँ पे पुस्टाज लिखा है तो आप पुस्टाज भी कर सकते हैं, हंगरी का घास का मैदान है, यानी ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। उसके बाद बेल्ड दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है और डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, यानी सी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 34-21 जहां पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जापान के द्वीपों को 4 द्वीप दिए हैं। जापान के 4 द्वीप दिए हैं, ये मैं बहुत बार एटलस में पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में भी। 4 द्वीप दिए हैं, उनमें उत्तर से दक्षिण अनुक्रम आपको लगाना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ अनुक्रम लगाना है। कैसे होते हैं इसमें एक शॉर्टकट है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे HSQ ये आप याद कर लीजिएगा, हर बार बहुत बार पूछा है, आरओ में तो बहुत बार पूछा है। हाइकोडो, होन्सु, शिकोकू और क्यू, ये जो है उत्तर से दक्षिण क्रम है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? इसमें आपको बता दें, जन्म पर नियंत्रण रखना ही माल्थस के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी उपाय है, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। जनगणना, देखिए एक चीज बता देना है, 2017 के पेपर में जनगणना से बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो इसके चक्कर में आप मत पढ़िएगा। 3-4 प्रश्न जनगणना के आएंगे, आप उनको अच्छे से तैयार करिएगा। पूछा है जनगणना 2011 में किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? महिला साक्षरता न्यूनतम थी पूछा है। भारत की जो पूरी साक्षरता दर है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। कितनी है? 73। कितनी है? 73। पूरे भारत की साक्षरता दर, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है 80.9% है और महिलाओं की जो साक्षरता दर है 64.6% है। ये पुरुष की हो गई
मेल की और ये महिला की साक्षरता हो गई, जबकि पूरे भारत की कितनी साक्षरता दर है? 73। अब इसमें पूछ रहा है भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। महिला साक्षरता के दर में अगर हम अवरोही क्रम में बात करें तो सबसे अधिक जो साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करता तो केरल आ जाता है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता की बात कर रहा है तो न्यूनतम साक्षरता के अगर हम क्रम देखें तो सबसे ज्यादा न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की है बिहार में, उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान का, उसके बाद झारखंड का। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि ना तो बिहार दिया है ना तो अरुणाचल प्रदेश दिया है, सीधे राजस्थान दिया है, तो आपको आंसर राजस्थान लगा देना है, बी ऑप्शन। अगर सबसे अधिक पूछता तो आप केरल लगा देते, लेकिन न्यूनतम साक्षरता पूछा है इसलिए आपको राजस्थान उत्तर लगा देना है। अगला यहाँ पे देखिए बड़ा ही अच्छा बड़ा फेमस प्रश्न आया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, तो सब आपको बता देते हैं नागालैंड में कमी आई है, 0.6% माइनस हुई है जनसंख्या, यहाँ पे कमी आई है, माइनस 0.6% कमी आई। अगर वृद्धि की बात करते हैं तो दादर नागर हवेली में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, दादर नागर हवेली में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, कितना? 55.9% की वृद्धि यहाँ पे जनसंख्या में, मतलब आधी से अधिक ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो गई थी 2001 से 11 के बीच। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? यहाँ पे देखिए साक्षरता दर पूछ रहा है तो केरल का नाम तो दिया नहीं है, साक्षरता दर सीधे के सीधे पूछ लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लगा देना है मणिपुर, क्योंकि केरल के बाद मणिपुर का नंबर आता है। एक चीज आपको और बता देते हैं, केरल के बाद किसका? मणिपुर का नंबर आता है। जब 2011 की अंतिम जनगणना प्रकाशित हो गई थी उसके बाद मणिपुर ने अपने आप को सर्वाधिक शिक्षित घोषित कर दिया था, लेकिन अब वो हम शामिल करेंगे कब? 2021 की जनगणना में जब आएगा, अगर सबसे अधिक साक्षर हो गया होगा तो, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने उस समय 6 महीने बाद ही अपने आप को सर्वाधिक साक्षर घोषित कर दिया था, केरल को पीछे छोड़ते हुए। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2011, प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, देश की कुल जनसंख्या का 31.2% थी। यहाँ पे सर्वोच्च उत्तर, मतलब सबसे सुटेबल जो उत्तर आ रहा है 31.16, तो आपको आंसर लगा देना है यही, इस पे कोई बवाल भी नहीं है। यहाँ पे लिख भी उठा भी है कि कितना है और कितनी वृद्धि हुई है, सब चीज आप पढ़ सकते हैं इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल भी लिख दिया है। अगला प्रश्न, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? यहाँ पे राज्य पूछा है, अगर यहाँ पे राज्य और संघ शासित राज्य मिला देता तो दिल्ली नंबर 1 पे हो जाता। दिल्ली के जो मतलब जनसंख्या घनत्व है वो है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे राज्य पूछा है तो बिहार का है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है, सर्वोच्च है सभी राज्यों में। अगर संघ शासित लगा देगा तो आपको दिल्ली आंसर लगाना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर से नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है, बहुत प्रश्न पूछ लिया था नगरीकरण से संबंधित। आइए देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे बात करें अगर तो महाराष्ट्र सबसे अधिक, महाराष्ट्र जो है वो 45.2% लगभग नगरीकरण है, उसके बाद दूसरा नंबर आ जाएगा गुजरात का, उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का 31.9% है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, जो भारत की नगरीय जनसंख्या थी 31.2% पूरी जनसंख्या का हमने देखा था, उसमें महानगरों की जनसंख्या कितनी है ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें महानगरों की संख्या कितनी थी? 53। महानगर किसको कहते हैं? जहां पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है उसको महानगर बोलते हैं। ऐसी संख्या थी कितनी? 53। इनकी जो कुल जनसंख्या थी वो थी 42.61%। यहाँ पे आंसर आपको दिख दिया होगा 42.1, मतलब इसमें से महानगरों में 42.161% रहते हैं। अगला,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी, यहां पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है मात्र 10% है। उत्तर आपका सीधे के सीधे सबसे कम में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 10%। ठीक है, और सबसे अधिक अगर वो पूछता तो गोवा है, 62.2% नगरीय जनसंख्या है गोवा की। अगर सर्वाधिक राज्यों में पूछता तो गोवा हो जाता आंसर, और सबसे कम पूछा है तो हिमाचल प्रदेश आप उत्तर लगा देंगे। 43 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में द्वितीय स्थान पर है। देखिए घुमाया है क्वेश्चन, थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की क्वेश्चन है, क्योंकि साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों पूछा है। तो जो एक चीज आपको याद हो उसमें आप चले जाइए। यहां पे देखेंगे मिजोरम की जो साक्षरता है वो 51.3% है, मिजोरम की जो साक्षरता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर द्वितीय पे पूछा है, केरल नंबर पे, मिजोरम द्वितीय पे। तो यहाँ पे आपको उत्तर लगा देना चाहिए सीधे सीधे ए, क्योंकि यहाँ पे नगरीकरण जो है लगभग 52.1% है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। इसको आप सही से पढ़ेंगे तो जनसंख्या आसानी से आप लगा लेंगे, क्योंकि अब 2 ही 3 प्रश्न आएंगे। आरओ में हालांकि 4-5 प्रश्न आने की उम्मीद रहती है। 44 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक वृद्धि हुई थी। पूछा है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई थी, ये बात पूछ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिए। आपको बता दें कि 2001 में जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी वो थी 56.27, और 2011 में बढ़कर हो गई कितनी 67.68 हो गई। यानी जो बढ़ोतरी हुई 11.41% की बढ़ोतरी हुई है। तो आपका 4-5 सुटेबल आंसर दिख रहा है, तो आप आंसर यही लगा दीजिएगा। थोड़ा इधर उधर चलता है, क्योंकि कभी कभी करंट सिचुएशन दे देते हैं पेपर में, तो आप परेशान मत होइएगा। 45 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। साक्षरता दर में सबसे पहला नंबर आता है गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद नंबर आता है कानपुर नगर का, उसके बाद औरैया, इटावा, उसके बाद गाजियाबाद। तो इसमें कोई नहीं दिया, सीधे सीधे आपको गाजियाबाद आंसर लगा देना है, क्योंकि और कोई है ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न पूछते हैं आरओ में। ठीक है, ध्यान रखें। इसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 17, ये आप सीधे सीधे जानते ही हैं, इसमें कुछ बताना आपको है नहीं। विधि के समक्ष समता की बात करता है 14 में। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है 15 में। 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। इस तरह प्रश्न नंबर 47, यहां पे पूछा है अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम कितनी हो सकती है। 60 और 500 हो सकती है, आपको बताते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन है, तो उसको छोड़कर 60 और 500 होनी चाहिए। आपका उत्तर 60 और 500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा है, यहां पे पूछा है, तो यहां पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो आपको एक चीज थोड़ा सा बता देते हैं, 1 मिनट जरा ये आ जाए। ठीक है, तो चलिए ये बता देते हैं। यहां पे जब प्रश्न पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई 63 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 64 सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 85 के बदले 1988 होता तो सही होता। और यहाँ पे दूसरा भी एक गलत आ रहा है, जो 2000 लिखा है, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में की गई थी। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, आपकी बार आए तो सही करके आइएगा, पेपर में शायद क्वेश्चन सही रहे अगली बार। ठीक है, तो इस तरह गलतियां हो जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 49 को ध्यान से देखिएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 की बात कर रहा है। तो 1966 यानी 1966 में सबसे पहले मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति दी गई थी। तो आपका सबसे सही आंसर है मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद एक प्रशासनिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 बनाया गया। उसके आधार पर बीरप्पा मोइली उसके अध्यक्ष थे। उसके आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त का मतलब लोकायुक्त गठित किया गया, मतलब उनके पद को सृजित किया गया।
50 भारतीय संविधान में 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन दो प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों के भाग को शामिल लेने का अधिकार दिया गया है? वो पहले सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली और पुदुचेरी। सबसे पहले आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं, 70वें संविधान द्वारा इनको जोड़ा गया है। ठीक है, 70वें संविधान द्वारा। तो दिल्ली पुदुचेरी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से सही है? यहाँ पे पूछ रहा है इसका प्रावधान महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, 243(3) में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे यह आरक्षण 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। एक चीज आपको बताते हैं, अनुच्छेद 334 अनुच्छेद जो 334 है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अनुच्छेद जो 334 है वो मतलब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के जनप्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। इसका पंचायती राज संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान में इसके द्वारा एक भाग 9 जोड़ा गया था, पार्ट 9 जोड़ा गया था। पार्ट 9 में और एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची, जिसमें कुल 29 विषय रखे गए थे। इसमें अब आइए देखते हैं कि क्या सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, पंचायत स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, इसको ये गलत है क्योंकि ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे केवल आंसर एक आपका सही है। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है। सबसे पहले आपको बता दें, उत्पादन कीमत सूचकांक जो होता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। तो आपका उत्तर यही सीधे हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर, प्रश्न नंबर 54 में पूछ रहा है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब का ही नाम है और हमेशा यही रहेगा। उत्तर आपको यही लगाना है, इसमें नया पुराना कुछ नहीं होता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है चावल का कौन करता है? चावल मतलब धान का कौन करता है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात पंजाब नंबर 1 पे, गेहूं और चावल दोनों के लिए पंजाब नंबर 1 पे है। तो आपको पंजाब ही लगाना पड़ेगा। सूची और 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 55 आपके सामने है और लगाना है। चलिए देखते हैं, हालांकि नए आधार पर इस प्रश्न को करना पड़ेगा। तो जूट के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, यानी A का 4 जहां पे होगा वो आपका आंसर हो सकता है। तो A का 4 है और किसी में नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। B का 3। चाय आसाम प्रसिद्ध है, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है और रबर के लिए केरल प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर A हो जाएगा। इसमें पूछा ही नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है, आसानी से आप कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर 56, थोड़ा सा थकावट लग जाती है, ज्यादा प्रश्न होने लगते हैं तो, हालांकि अभी आराम करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले आपको बता दें, नेफेड संबंधित है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन संबंधित है, MMTC भी संबंधित है। MMTC की स्थापना 1963 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये एक सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस प्राप्त कंपनी है। यहां पे आपको आंसर बताते हैं, कृषि सामानों के निर्यात में इफको का योगदान नहीं है, क्योंकि जो इफको है उसका जो मुख्य कार्य है रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन से है। स्टॉक एक्सचेंज में कौन सट्टेबाज नहीं है पूछ रहा है। अच्छा, दलाल जो होते हैं वो सट्टेबाज नहीं होते बल्कि मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। किसकी? मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, ना कि सट्टेबाज हैं। मध्यस्थ की भूमिका निर्वहन करते हैं, बाकी तेजड़िया मंदड़िया स्ट्राइक ये सब सट्टेबाज हैं। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आपको एक चीज बता देते हैं, जो डायनमो होता है, डायनमो क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो दोनों जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएंगे, एक आंसर आप लगा नहीं सकते हैं इस आधार पर, जबकि आयोग ने इसका उत्तर हालांकि C माना था, डायनामो माना था, लेकिन विद्युत मोटर भी सही है। तो आप अपने हिसाब से आंसर लगा लेंगे। कोशिश करते हैं या ये कह सकते हैं कि उम्मीद करते हैं अगली बार ऐसा प्रश्न ना आएगा, एक ही आएगा, या तो डायनामो रहेगा तो विद्युत मोटर, नहीं तो आप भी डायनामो लगा दीजिएगा क्योंकि आयोग ने C माना था। तो क्या करेंगे ऐसे? आयोग बहुत मूर्खता भरे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है,
वो निर्यात को निर्यात नहीं समझता, सीधे कहता है कागज और लोहा गिराया जा रहा है तो सबसे पहले धरती पर कौन पहुंचता है, वो मानता है कागज पहुंचेगा। वहां पर उसको नहीं लगता वैक्यूम या निर्वात ऐसा कुछ लिखना है। तो आयोग की महिमा अपरंपार है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा, ताकि बस सिलेक्शन से हमसे मतलब है, आयोग क्या करता है, ज्यादा बुराई करके क्या मिल जाएगा। ताप के निम्नलिखित में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। सबसे पहले आपको बता दें, जो केल्विन होता है 273 से शुरू होता है, 273 से, और इसके भाग बिंदु जो होता है 373 के होता है। इनके बीच दूरी जो अंतर होता है 100 भागों में सीधे सीधे बढ़ जाता है, प्रत्येक भाग को 1 के मान लेते हैं। इसमें कोई भी ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा।